अस्सलाम वालेकुम। टाइम कम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमारे पास होती क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय अ प्रोग्राम टू रन एज अ फंक्शन, यानी कि एक ऑपरेशन अप्लाई करते वक्त एक प्रोग्राम में कितना हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड होता है, कितना टाइम लगता है एक पूरे प्रोग्राम को चलने में, एग्जीक्यूट होने में, उसे हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, वो चाहे प्लस के हो, माइनस के, मल्टीप्लाई, डिवीजन, कोई भी स्टेटमेंट आप ले लें, कोई भी एक्सप्रेशन ले लें, आपके पास वो एक्सप्रेशन कितनी दफ़ा चल रही है, इस सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं कि वो टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर आती है। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइन बाय लाइन हर एक जो कोड होता है ना, उसको चेक करते हैं, उसकी टाइम को चेक करते हैं और फिर फाइनल चेकिंग होती है। किस तरह से, यहाँ पर अब पहले हमारे पास पहला इंटीजर और ए लिखा हुआ है, ठीक है, इंटीजर ए, ये डाटा टाइप है और ये वेरिएबल है। तो सिंपली क्या करें, हमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे हैं, ठीक है, इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज़ करा लिया। अब इनिशियलाइज़ तो करा लिया है, तो सॉरी यहाँ पर लिखा गया इनिशियलाइज़ हमने करा लिया ना, तो क्या है कि जब भी हम कोई वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराते हैं तो इतना ही टाइम लगता है जितना इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कराते हुए टाइम लग रहा है, ठीक है। आप चाहे इनिशियलाइज़ बी लिख दें, यानी कि इंट बी लिख दें, इंट सी लिख दें, जो भी आप लिखेंगे एक जैसा ही टाइम लगेगा हर एक को इनिशियलाइज कराते हुए। तो फिर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ वन, यानी कि कांस्टेंट रहेगा ये ओ ऑफ वन। ये इस वन का मतलब क्या है, कांस्टेंट, विच वी कैन से दैट नेवर बी चेंज्ड। अब सेकंड, सी इन ए, इनपुट ले रहे हैं ए में। अब ए में इनपुट ले रहे हैं तो ये तो नॉर्मल है ना, कोई भी चीज़ हम इनपुट ले सकते हैं। अब इसमें चाहे हम 1 इनपुट करा सकते हैं, 2 करा सकते हैं, 3 करा सकते हैं, इवन के 100 करा सकते हैं, लेकिन टाइम उतना ही लगना है जितना 1 को इनपुट कराने में लगना है और जितना 100 को इनपुट कराने में लगना है। तो फिर इसका भी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 ही है, ठीक है। इसका भी मैं ऑर्डर यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। दिस लाइन ऑफ कोड जो सा है ना, वो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि इंक्रीमेंट करो इन वैल्यू ऑफ ए, इन वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन हमने करनी है, तो आप इंक्रीमेंट करने में भी उतना ही टाइम लगता है, चाहे आप 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हो, चाहे 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हो, 3 का कर रहे हो, लेकिन जो भी आपके पास वैल्यू है उसके अंदर आपके पास इंक्रीमेंट ही होना है और इंक्रीमेंट होने में उतना ही टाइम लगना है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी ऑर्डर क्या लेंगे, 1, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंट है। हर तरह का आपके पास कोई भी वैल्यू दे दें, आपके पास इंक्रीमेंटेशन में उतना ही टाइम लगेगा जितना आपका दूसरी वैल्यूज़ में। 1 में भी इंक्रीमेंट करना होगा तो वही टाइम लगेगा जो 100 में इंक्रीमेंट करते वक्त लगेगा। और फाइनली जो भी आउटपुट है, चाहे 1 है, चाहे 100 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, जो भी है, से एक ही। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास टाइम आया। अब जब टोटल टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, सारों का सम ले लेंगे। अब ये टोटल हमारे पास कितना बना है, ओ 4, राइट। तो जब भी कोई इंटीजर आता है ना ऑर्डर के अंदर, बिग नोटेशन में जब भी कोई इंटीजर आता है, ये कोई डिजिट आता है, तो वो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जब हमारे पास कोई नॉन इंटीजर होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 1 लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी ओवरऑल जोन सी ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास आएगा और यही हमारे पास होगी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ और प्रोग्राम, टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसी तरह आपके पास जितने भी कोड्स आते हैं आप उनकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको कवर अप करते हैं। अब इसकी सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। पहला जो प्रोग्राम था हमारे पास, हमने उसमें देखा कि किस तरह हमारे पास कांस्टेंट आया और फाइनली हम लोगों ने जब देखा कि इन दोनों सारों को ऐड करके हमारे पास ऑर्डर ऑफ 4 आया, तो कांस्टेंट जो है वो मेजरली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जो कांस्टेंट होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो उसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1 जो था वो आंसर आया था। अब इसकी सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अब लाइन वाइज देखते जाते हैं। इसी तरह टाइम कम्प्लेक्सिटी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, आप बारी बारी करके सारों को वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंटीजर सी है, तो किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ 1। ये इनिशियलाइज हुआ है, वह डिक्लेयर हुआ था, ये इनिशियलाइज हो गया।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1। यहाँ पर भी ये डिक्लेयर हुआ है, इसका भी ऑर्डर ऑफ 1 है। यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ 1 है, क्योंकि जिस तरह का भी हम ऑर्डर देंगे इसी तरह का एंटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक लूप आ गया, और ये लूप क्या कहता है कि n नंबर ऑफ टाइम ये चलेगा, यानी कि अब ये किस पे डिपेंडेंट हो गया, n पे। अब n के अंदर जो भी इनपुट हम देंगे ना उस पे डिपेंडेंट होगा। यानी अगर इनपुट मैं 5 दे रही हूँ, इनपुट मैं 3 दे रही हूँ, इनपुट मैं 4 दे रही हूँ, तो ये क्या यहाँ पर क्या हो गया कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, मेरी इनपुट के। ठीक है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो भी लाइन ऑफ कोड गिवन होगा ना, आपने उसमें ये चीज़ चेक कर लेनी है उसमें कोई लूप वगैरह नहीं है। अगर लूप वगैरह होता है ना तो फिर क्या होता है कि हमारी एक सिंगल जो उनसे ये स्टेटमेंट होती है ना वो मल्टीपल टाइम्स रन करती है। अब क्योंकि ये देखें यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स एक एक दफ़ा चल रही थी, पर यहाँ पर अब ये कितनी दफ़ा चलेगी, एन टाइम। तो अगर ये एन टाइम चल रही है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ क्या होगा, एन होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, एन। यानी जितना भी मैं इसमें 5 लेती हूँ, 3 लेती हूँ, 4 लेती हूँ, जो भी आएगा ना वही इसका ऑर्डर होगा। तो इसका जो मेजर ऑर्डर फाइनल बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ एन। तो हमारे पास जो मेजर ऑर्डर होता है हमने तो वो लेना होता है ना, तो हमारा जो मेजर ऑर्डर है वो कौन सा है, एन का। तो हमारे पास इसका टोटल ऑर्डर बनेगा ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इंटीजर जो सी है वो ले लिया, एक वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर करा लिया है, इसका भी ऑर्डर ऑफ 1 है। लाइन बाय लाइन हम लोग चेक करते जाते हैं, इसका भी ऑर्डर ऑफ 1 है। इसके बाद हम लोग सीन कर लेते हैं एन को, विच इज़ द साइज ऑफ विच विल बी द साइज ऑफ आवर फॉर लूप। ठीक है, तो इन दोनों का भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 ही होगा। दोनों का मैंने अलग अलग लिखा है, इसका भी और इसका भी, ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो फोर लूप देखा था उसका ऑर्डर क्या बन रहा था, ऑर्डर ऑफ एन था। ठीक है, और ये क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एन है इस फोर लूप के लिए, तो इस फोर लूप का ऑर्डर ऑफ एन अलग होगा। लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो ये फोर लूप इसके अंदर है। ठीक है, ये फोर लूप इसके अंदर है, तो बेसिकली जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि इनका टोटल लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ऑर्डर ऑफ एन ऑर्डर ऑफ एन। तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन का स्केयर, राइट, ऑर्डर ऑफ एन का स्केयर बन जाएगा। अब हम ओवरऑल जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ओवरऑल कैलकुलेशन में ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ एन स्केयर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट हमारे पास इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास जो बिगेस्ट वैल्यू होती है उसको हम कंसीडर करते हैं, तो वही हमारे पास उसका फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एन स्केयर आया है हमारे इस पूरे प्रोग्राम के टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और फिर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये डबल फॉर लूप है इसका ऑर्डर ऑफ एन स्केयर है, क्योंकि ये इंटरनल हो गया था। तो जब ट्रिपल फॉर लूप आएगा, क्योंकि वो ट्रिपल टाइम अंदर चला जाएगा, तो वो एन एन और एन चला जाएगा फिर फर्दर, सॉरी यहाँ पर नहीं, मैं इधर कह देती हूँ, वो ऐसे हो जाएगा एन मल्टीप्लाई एन, तो विच विल बी इक्वल्स टू एन की क्यूब। तो ये जो सा है ये 3 टाइम होगा, इसी वजह से इसको हम क्यूबिक भी कहते हैं, यानी कि क्यूबिक ऑर्डर टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो इसे ऑर्डर ऑफ एन क्यूब कहेंगे। 3 फोर लूप्स जहाँ पर होंगे वहाँ प्रोग्राम की टाइम कम्प्लेक्सिटी ये आएगी, क्योंकि ये लार्ज है, लार्ज होगा सबसे। और फिर एक और कंडीशन हमारे पास आ जाती है, वो भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। वो आती है इफ़ और एल्स की। इफ़ में एक कंडीशन गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग ये चलती हैं। ठीक है, इसमें भी आप लोगों ने बस ये चीज़ देखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस इफ़ में फॉर लूप है और इसमें नहीं है, तो आपने किस तरह से लिखना है। यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट है, सी इज़ इक्वल्स टू सी प्लस 1, और यहाँ पर फॉर लूप के अंदर वो कह रहे हैं कि सी इज़ इक्वल्स टू सी प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये इसके ना 2 आंसर्स देने हैं, 2 केस 1 और केस 2 बनाकर। केस 1 में क्या आएगा कि अगर इफ़ कंडीशन चलती है तब इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन आएगी, क्योंकि इसमें फोर लूप चल रहा है और वो उसके साइड्स पर डिपेंडेंट होता है। और जो सेकंड केस आपने बनाना है, केस नंबर 2,
वो आपके पास आएगा कि अगर एल्स वाली स्टेटमेंट चलती है तो इसका जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर ऑफ वन आएगा, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट एक ही दफ़ा चलनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन ऑर्डर्स को ध्यान में रखना है और इन ऑर्डर्स को चलाते रहना है। और जो इफ एल्स वाला है उसमें आपने अंदर जो इंटरनल स्टेटमेंट है ना, इनके दो आंसर्स बनेंगे, केस वन और केस टू बनाकर। तो फॉर एग्जांपल जैसे फॉर लूप यहाँ पर नहीं यहाँ होता, तो जो आंसर इधर इस वक्त केस वन का है वो यहाँ केस टू का होता उस वक्त। ठीक है, इफ़ और एल्स की एग्जांपल नंबर 4 के बाद अब हम एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पर वाइल लूप की एक एग्जांपल है, तो इसके साथ ही चलते हैं। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ये यहाँ पर ऑर्डर ऑफ हर लाइन बाय लाइन हम चलते हैं। इस लाइन का ऑर्डर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज हुआ है डिक्लेयर होने के साथ साथ। अब वाइल लूप जो है वो क्या कह रहा है कि जब तक हमारे पास एन जो है वो ग्रेटर देन वन है, यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसके ऊपर लाई कर रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी कि जितनी दफ़ा एन चलेगा उतनी दफ़ा ही हमारी स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो इन दोनों का तो ऑर्डर वन था, वैसे वैसे ऑर्डर वन था, लेकिन लूप की वजह से इनका जो टोटल ऑर्डर बन गया वो बन गया ऑर्डर ऑफ एन का। और फाइनली रिटर्न रिजल्ट वाला जो है इसका भी ऑर्डर वन है, क्योंकि इसने उसी वक्त चलना है जब हमारे पास ये लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओवरऑल हमारे पास इसका आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ वन, इसका ऑर्डर ऑफ एन लूप का, और ऑर्डर ऑफ वन इसका। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास बन रहे थे, जिनमें से ऑर्डर ऑफ जो एन है वो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा ड्यू टू वाइल लूप। और वाइल लूप क्या है कि वो बता रहे हैं कि एन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी स्टेटमेंट के। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, बिल्कुल वैसे ही फंक्शन है और इसमें वाइल लूप यूज़ हो रहा है। इनके ऑर्डर्स लिख लेते हैं। पहले लाइन ऑफ कोड के अंदर हम लोगों ने काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है, इसका ऑर्डर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ वन। लास्ट वाली लाइन में रिटर्न काउंट है, एक ही वेरिएबल है जो हमारे पास वो रिटर्न हो रहा है, इसका भी ऑर्डर ऑफ वन है। जब भी हमारे पास कोई लूप आता है, फोर लूप आता है या फिर हमारे पास कोई और लूप आता है, फोर लूप है, वाइल लूप है, अगर कोई इफ एल्स की स्टेटमेंट है, सबसे पहले इंटरनल स्टेटमेंट्स को हमने देखना है। इंटरनल स्टेटमेंट में काउंट प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी आएगा एक इंक्रीमेंट होगा, उतना ही टाइम लगेगा। इसका भी ऑर्डर जो है वो सिंगल है। अब यहाँ पर n क्या हो रहा है, n 2 पे डिवाइड हो रहा है। जितनी दफ़ा भी n रिटर्न होके इसके पास आएगा वो 2 पे डिवाइड होगा, उतना ही टाइम लगेगा, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ वन है। अब यहाँ पर ये वाला जो सा लाइन ऑफ कोड है ना, ये ना इस n को इफेक्ट कर रहा है। किस तरह से कि जैसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल 16 था, वो 2 से डिवाइड होके गया, तो नेक्स्ट टाइम जब उसके पास गया तो वो 8 था। 8 से फिर 2 पे डिवाइड होके गया है उसके पास, तो वो 4 हो गया। फिर 2 पे डिवाइड होके गया तो वो 2 हो गया। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि बार बार वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, बेसिस बना रहा है। तो जब ये यहाँ पर 2 पे बेसिस बना रहा है तो 2 की बेसिस के अंदर क्या आता है, लॉग आता है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर होगा लॉग ऑफ एन। हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जहाँ पर भी हमारे पास 2 की बेसिस में हमारा कोई भी वेरिएबल जाता है, कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट जाती है, तो उसको हम ऑर्डर ऑफ लॉग में लिखते हैं। हमारे पास लॉग जो भी होता है ना वो ऐसे ही आता है 2 की बेसिस में। ठीक है, उसकी बेसिस क्या होती है, 2 होती है, यानी कि ऐसे 2 लॉग होता है, या फिर लॉग 2, लॉग जिसकी बेस 2 हो। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार लॉग के साथ साथ यूज़ होती हैं, तो इसीलिए हम लोग इसका ऑर्डर भी क्या लेते हैं, लॉग ऑफ एन। तो जब हम इसका टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है, टाइम कम्प्लेक्सिटी उसे काउंट करेंगे तो वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी ऑर्डर ऑफ वन प्लस ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ वन। तो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो सा ऑर्डर है वो है लॉग ऑफ एन का, तो वही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, किस तरह से हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट हुआ है वाइल लूप। अब देखें, है तो वही लूप था ना जो हमने पीछे भी एग्जांपल नंबर 5 में भी किया था, सेम वैसा ही लूप है, लेकिन क्या हुआ है सिर्फ कि अंदर उसके एक ऐसी स्टेटमेंट थी जो उसको अफेक्ट कर रही थी। हमें हर आइट्रेशन को चेक करना होता है, एवरी आइट्रेशन जो सी है ना वो अफेक्ट कर रही होती है हमारे नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को, कि जितनी दफ़ा आपने वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, आपके कोड के ऊपर आपके रन टाइम में कितना फ़र्क पड़ता है। अब अगर ये यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 ना होता तो आपकी ये 16 दफ़ा चलती,
लेकिन अब ये 2 पे डिवाइड हुआ हुआ है, 16 दफ़ा चलने की बजाय ये सिर्फ 4 दफ़ा चल रही है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, log ऑफ n है।